हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी जेई टॉपर सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज में आज हमारे साथ विवेक कुमार यादव जी हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, जिनकी जर्नी आरआरबी के ग्रुप डी से लेकर आरआरबी जेई तक का सफर रहा है। अब सफर ये सुंदर रहा है, स्ट्रगल भरा रहा है, कैसा रहा है, इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो बहुत बहुत बधाई हो विवेक जी आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है ग्रुप डी से जेई बनने पर। सर फीलिंग तो ठीक है, हैप्पी हूँ इसके लिए। तो क्या रहा, कब आपने डिप्लोमा पास आउट किया, कहाँ से आपने तैयारी स्टार्ट की, जर्नी क्या रही, वो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी सर 10th तो बस गांव लोकल से ही किया। उसके बाद जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से मेरा 12th हुआ पास आउट 2014 का हूँ। 2018 में मैं पास आउट हुआ हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद से। उसके बाद 18 पास आउट होने के बाद मैं सारे दोस्त भी आए तो हम लोग भी आ गए। पता तो था नहीं लेकिन आया तो फिर एक्सलेंट विजन में डेमो लिया और फिर वहीं एडमिशन ले लिया। जी। कितने साल तैयारी यहाँ चली इलाहाबाद में। तैयारी सर 18 जून के आसपास आए, जून जुलाई के आसपास। तो फिर घर चले गए, दोबारा आए, बैच में एडमिशन लिए। यहाँ 18 से 19 तक रहा, लास्ट 19 तक। वही कोविड के बाद फिर घर गए तो फिर आए नहीं। यानी कोविड रिटर्न नहीं है, आप कोविड में चले गए चले गए। जी जी। फिर यहाँ ग्रुप डी में सिलेक्शन की क्या कहानी रही आपकी। फिर सर अब कोविड से गए घर। उसके बाद जब सब नॉर्मल हुआ तो फिर मैं सरोजनी नगर अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया। तो मैं सुल्तानपुर 220 के बी से यूपीपीसीएल से अप्रेंटिस भी किया। उस अप्रेंटिस के दौरान जेई की प्रिपरेशन भी चलती रही मेरी। और उसी के दौरान चूंकि इसका फॉर्म फिलअप भी किया था। मैं ग्रुप डी का भी फोकस था नहीं, लेकिन बस एग्जाम की डेट आई और 1-2 घंटे थोड़ा टेस्ट वगैरह देता रहा। ठीक है, सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद जून 2023 से मैं कार्यरत हूँ ग्रुप डी में पंजाब में। तो पढ़ाई का टाइम मिल जाता है रेलवे ग्रुप डी में, अगर आप आगे की पोस्ट पे, जैसे आपने पढ़कर क्रैक किया एग्जाम, आप जेई बन चुके हैं, तो टाइम जी कितना सर। मिल जाता है उसमें। सर टाइम मिलने का मतलब है सर, टाइम निकालना भी पड़ता है। टाइम तो 24 आवर्स हैं अपने पास। व्यक्ति को खुद से देखना पड़ेगा कि कैसे किसको क्या करना है। हाँ, यही था कि सर जब डे की ड्यूटी थी तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन जब भी मैं प्रयास करता था कि मेरी शिफ्ट नाइट हो। मैं जैसे ठंडी वगैरह में यहाँ नाइट पेट्रोलिंग्स वगैरह प्लस नाइट की ड्यूटी ज़्यादा होती थी, तो मैं नाइट में अपनी ड्यूटी लगवाता था लगातार 2-2 3-3 महीने नाइट। तो नाइट में क्या था, कम से कम नाइट में अपनी ड्यूटी, उसके बाद आके मॉर्निंग में सो जाता था तो 5-7 घंटे निकाल भी लेता था, जिसमें 4-5 घंटे तो आराम से पढ़ ही लेता था रेगुलर बेसिस पे। कुछ बच्चे हैं जो इस ड्यूटी का मतलब नहीं समझते कि नाइट ड्यूटी क्या होती है, डे ड्यूटी क्या होती है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नाइट ड्यूटी कब से कब तक की होती है। जी सर, वैसे रेलवे में ड्यूटी 2 तरीके से होती है। जहाँ आप आराम की ड्यूटी है वहाँ आपको 12 घंटे भी करना पड़ता है। जहाँ कोई फिजिकल वर्क्स है वहाँ 8 घंटे की होती है। तो ड्यूटी जैसे रात की ड्यूटी हमारी रहती थी 11 बजे से 11 से 7। तो 11 से 7, लेकिन हम नाइट ड्यूटी में भी जैसे कोई रहता नहीं, ड्यूटी मेरे ऊपर है। तो उसमें मैं करंट अफेयर्स या कोई सब्जेक्ट जो बहुत जिसकी मुझे तैयारी है, थोड़ा रिवीजन करना है, तो मैं ऑन ड्यूटी भी उसको रिवाइज करता था। और टेक्स्ट बुक्स वगैरह से 10-10 क्वेश्चन का जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता था उसको देता रहता था, कहीं बैठा रहूं कैसे भी, तो ऑन ड्यूटी में ये सब करता रहता था। लाइव टेस्ट जो चलते रहते हैं, टेस्ट वो है। जी जी। जी जी। तो फिर भी जो बच्चे इलाहाबाद या अदर जगह कहीं लाइब्रेरी वगैरह में रह के पढ़ रहे हैं और जी उनका जी। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप ड्यूटी के साथ सो भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ तो स्पेशल होगा जो आपको सिलेक्शन दिला रही है, वो चीजें जानना चाहेंगे। जी सर, वो तो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी 10 घंटे 12 घंटे या 15 घंटे, घंटे मैटर करते ही नहीं ना सिलेक्शन में। घंटे अगर मैटर करते तब तो फिर हर एक इंसान बैठ करके वो सिलेक्शन ले लेता। सिलेक्शन की अपनी एक दिशा है, एक दशा है, अगर उसी के हिसाब से आप चलेंगे। सबसे पहले तो मैं जॉब के पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, 10-10 घंटे मैं पढ़ा हूँ। यूपीपीसीएल में सिलेक्शन से रह गया मैं 2-2 3-3 नंबर से। उसका रीज़न यही था
क्योंकि डिमांड कुछ और थी और मैं डिलीवर कुछ और करता था एग्ज़ाम को। बस, जब समझ में आया, चीज़ें समझ में आईं और जो व्यक्ति जॉब करता है उसको अपने टाइम की वैल्यू पता होती है। बस उसको हमने समझा और ये चीज़ें हो पाई, बड़ी आसानी से भी हो पाई, बहुत ज़्यादा ये नहीं है हाँ, देना पड़ता है, अगर इंसान ये चाहेगा तो बिल्कुल मिलेगा उसको। तो जैसे 2 डेज एग्जाम जो होते हैं, 1 डे एग्जाम, जैसे आरआरबी आपका टू प्री होता है, फिर मेंस होता है, एसएससी प्री होता है, फिर मेंस होता है, लेकिन यूपीपीसीएल एक दिन में ही हो जाता है, 1 डे एग्जाम्स जी, होते हैं। जी, जी। तो दोनों की पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जी, बिल्कुल, बहुत सर, बहुत ज़्यादा अलग है, दोनों की डिमांड भी अलग है। जो हमारा टेक्निकल पोर्शन्स है, जो हमारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, यूपीपीसीएल को आप उठा के देख लेंगे और आरआरबी, जेईई को तो डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है आरआरबी एकदम अलग पैटर्न है, आरआरबी में आप प्री मेन से मतलब ही नहीं है, आप इंजीनियरिंग से मतलब ही नहीं है। सबसे पहली बात आप प्री क्वालीफाई करेंगे, प्री में अच्छे स्कोर होने चाहिए। जब आप प्री से अगर आप प्री डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप मेंस कितना भी बेटर हो, कोई मतलब नहीं। ये टेक्निकल मजबूत हो चाहे ना हो, अब रेलवे के लिए नॉन टेक बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए प्री के लिए, उसके बाद आप मेंस को फोकस करिए। हाँ, दोनों जब तक डेट ना आई हो प्री की, आप दोनों को साथ लेकर के चलिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा दोनों को साथ। लेकिन जैसे प्री की डेट आ गई तो 1 महीने आप प्री को ही दीजिए और उसके बाद जब प्री हो जाए, आप सैटिस्फाइड हो जाएँगे, जब आंसर की आ जाएगी तो आपको इतना तो भरोसा हो जाता है कि हाँ, मेंस के लिए हो जाना है कि नहीं होगा, ये इंसान को खुद से पता चल जाता है। और उसके बाद तो आप मेंस आरआरबी के लिए प्री में कई सारे सेक्शन होते हैं, रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, जीएस पोर्शन हो गए, जी साइंस सर। सबसे बड़ा सर दर्द है। तो कौन सा पोर्शन आपके लिए इजी था और कौन सा आपको हार्ड लगता था? सर, मैथ चूँकि रग में बसा हुआ है, मैथ की फीलिंग्स अच्छी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैथ मुझे बहुत ज़्यादा आती है। मैथ की फीलिंग मुझे बहुत अच्छे से है, बहुत पहले से है। रीज़निंग भी उसी से रिलेटेड है, तो मैथ और रीज़निंग का लेवल भी बहुत अच्छा नहीं था। जो बच्चे करने वाले हैं, जिनकी मैथ बेसिक से अच्छी है, वो मैथ कर जाएँगे अच्छा। रीज़निंग भी अच्छी हो गई। साइंस हाँ, थोड़ा बायो सेक्शन थोड़ा वीक है चूँकि हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जो थे ये बढ़िया चले गए और जीएस पोर्शन मेरा वैसे अच्छा है। हाँ, थोड़ा करंट आ गया था तो करंट मैं उस टाइम पढ़ा नहीं था। इसलिए मेरे स्कोर उतने अच्छे नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। हाँ, जीएस पे मेरी पकड़ है। यानी कुछ आपके बहुत ज्यादा मजबूत है, कुछ में कॉन्फिडेंस है, कुछ में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था आपका। जी सर, यूपीपीसीएल में सर इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा टेक्निकल की थी और मैं जीएस में बहुत ज़्यादा लगा रहता था। तो ये नोट्स खुद बनाने चाहिए, या जैसे कि कोचिंग वगैरह में आपकी कोचिंग एक्सेलेंट में नोट्स मिलती है, पहले जी, से जी। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, वो पढ़ने से क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रेफरेंस देना चाहेंगे आप? देखिए सर, सबका अलग तरीका है लेकिन अगर खुद से व्यक्ति प्रिपेयर करे तो बेटर होगा। खुद से प्रिपेयर करना चाहिए ज़रूर। टेस्ट कितना नोट्स का इंपॉर्टेंट इतना रहता है सिलेक्शन में? टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है सर। सर मैं इतना कहूँगा कि सिलेक्शन में मैंने भी बहुत पढ़ा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा कि मैंने 2 महीने जब मैं एब्सेंट रहा ऑन ड्यूटी से, मैं मेंस के लिए एब्सेंट रहा और जब मैं एब्सेंट रहा तो मैं डिप्रेशन का शिकार भी रहा उन बीच में। कारण क्या था कि मैं जब टेस्ट देता तो 150 नंबर में कभी 90 भी आ जाते, कभी 88 भी आ जाते, कभी एक 92 इंटरव्यू आ ले रहा जाते। हूँ, कॉल करता हूँ अभी। तो सर स्कोर जब टेक्स्ट बुक से मैं देता था और टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं आता था। एक-एक दिन में सर मैं बता दूँ आपको कि क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट होता था, 3-3 टेस्ट मैं दिया हूँ। फुल टेस्ट दिया हूँ 3, 3 का मतलब कम से कम 6 घंटे और उसके बाद उसका एनालिसिस 2-3 घंटे। तो 8-9 घंटे टेस्ट और उसका एनालिसिस मिला के। तो टेस्ट मैटर तो करता है, क्योंकि हुआ है मेरे साथ। टेस्ट देने के बाद या तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है या तो आदमी डिप्रेशन की ओर जाता है। जी उसको सर, सर टैकल कई बार कैसे किया हुआ है। जाता है? जी सर, सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट देने का भी मतलब वहीं खत्म हो जाता है जब आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। और टेस्ट मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बस टेस्ट एक आध दीजिए लेकिन ज़रूर। जैसे पाँचों उँगलियाँ जब तक ये पाँचों उँगली अपनी है, हम्म। अगर इसमें से एक भी नहीं रहेगी तो वो मुट्ठा सही से नहीं बन पाता। पूरी ताकत तभी आएगी जब आप सबसे बड़ी बात सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए।
उसके बाद आप रिवीजन होना चाहिए, आप रिवाइज़ करते रहिए, सिलेबस कंप्लीट हो, टेस्ट देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, तब जाकर के वो मजबूती आएगी, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं इतना जानता हूँ कि कहीं न कहीं कमी रह जाती है इंसान से। अगर आप लगेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन से आप दूर नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन लेके जाएँगे। मैं इतना कहूँगा सर कि मैं इतने दिन से लगा रहा, 18 के बाद जाके 25 में सिलेक्शन हो रहा है। मुझे लगा कि इस बार भी अगर जेईई में नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जो लगेगा वो एक दिन लेके जाएगा, ये पक्का है। सही बात है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। ज़रूर वो मिलेगी दिन सर। आ चुका है। क्या रिएक्शन रहा फैमिली का कि जब उन्होंने जाना कि ग्रुप डी से अब जेई बन गए हैं आप? सर ज़्यादा हैप्पी तो वही थे, मैं उतना था नहीं। हम्म। मुझे क्योंकि पहले आपको बहुत पता है खुशियाँ करना नौकरी ही है, चाहे जेई बन जी के सर, करो चाहे ग्रुप डी में रह के बस, करो। बस। अब ये समझ में आ गया जैसे सर पहली फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, अरे यार मिला, मिला बहुत बड़ी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब मैं ऑन जॉब हूँ और रेलवे में ही हूँ, हम्म। तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं, मेरा रिजल्ट जिस दिन आया, मैं ऑन ड्यूटी ही था, आया बस, देख करके रख लिया पॉकेट में। धीरे-धीरे उसको पैकेट में एक-एक आदमी से बताता गया और मेरे चेहरे पे शिकस्त नहीं थी, वो तो हैप्पी रहूँगा ही। हम्म। ये 1800 ग्रेड का आदमी 4200 ग्रेड पे जा रहा है, तो खुशियाँ तो बहुत मिलेंगी। लेकिन ठीक है, वो उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी लोगों को होती है। अगर पहली जो मुझे मिली उसमें जो थी, हाँ, पापा हमारे जो कि इसके लिए बहुत डेडिकेटेड थे, तो उनको ज़्यादा खुशी मिली। ये संघर्ष की पराकाष्ठा पार कर चुके थे आप। जी। सर आज भी मेरा फ़ोकस मैं पीसीएस की प्रिपरेशन करता हूँ हम्म। और दोस्तों का भी योगदान रहा। पीसीएस में एक न्यू साथी के साथ नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है। अब जेई तक आ गए हैं तो पीसीएस तक अगर मेहनत करते रहेंगे पहुंच तो जाएंगे, क्योंकि मेहनत जी करने सर, वाले आज नहीं तो कल उनको सिलेक्शन मिल ही जाता है। बस सर वो तो है सर। जो फ्रेशर बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए वो इधर उधर ज्यादा भागते हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? सर मैं यही सलाह दूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि वो आप कहीं जा कर के जहाँ उनको उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो। सबसे बड़ी बात है सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है कि किस व्यक्ति की बात, किस टीचर को से उनको ज़्यादा समझ में। सारे टीचर हम्म। लगभग कंटेंट वही डिलीवर करते हैं, वही चीज़ें होती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि इधर-उधर, लेकिन जहाँ एक वैलिड कोचिंग हो, बढ़िया हो, अच्छी हो, आप जा कर के पढ़िए, जहाँ आपको मज़े भी आते हों, अच्छा लगता हो और सिलेबस आप बहुत भाग-दौड़ की ज़िंदगी से बचिए। बहुत जल्दी सिलेबस के चक्कर में अपनी दुनिया ना खत्म करिए। आप आराम से एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और रिवीजन सर सबसे बड़ी बात है कि लोग रिवीजन गलत करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोग रिवीजन गलत करते हैं। रिवीजन का मतलब यही समझते हैं कि जो हम पढ़ लिए हैं उसी को रिवाइज़ करते रहें बार-बार। उसको तो करना ही है, लेकिन रिवीजन का असली मतलब है जैसे हमने आज नेटवर्क पढ़ा, आज हम्म। हमने आज ओह्म्स लॉ पढ़े, तो उस ओह्म्स लॉ पे हम सवाल लगाएँगे, आज क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लगाएँगे। अगर वो बन पा रहे हैं हमसे, तब ये ठीक है कि हमारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। बाकी उसी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ तो ये तो रट्टा हो गया, फिर वो समझ कहाँ? क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए उसपे। यानी कि समझ रिपीट समझ कर रिवीजन करना चाहिए। हाँ, वो रिवीजन करते ही नहीं है, वो तो रिपिटिशन हो गया। आप बार-बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो। रिवीजन करने का असली मतलब है कि आप टेक्स्ट बुक या किसी ऐप से टेस्ट देते हो, तो आप जाकर के उस टॉपिक पे टेस्ट दे दो। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आपका कांसेप्ट भी कंप्लीट हो गया, आप टेस्ट भी दे दिए, अपनी एक्यूरेसी भी समझ गए और जो एक ह्यूमन एरर होता है, आपको वो भी पता चल गया कि हाँ, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या होता है। चलिए ठीक है, बढ़िया चीजें आपने कुछ क्लियर करके बताई कि रिवीजन और रिपीटिशन में दोनों में अंतर क्या होता है। वो चीजें सही जो और बच्चा, सर बहुत आप लोग अंतर है। अगर ये गलती कर रहे हो रिपीट कर रहे हो तो उससे बंद कर देना है। रिवीजन करना है आपको, क्योंकि विजन क्लियर नहीं रहेगा तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा फिर। और जो बच्चे अभी सिलेक्शन से चूक गए हैं, जो आपके साथी थे, जो फ्रीडम एकदम उनके पास कोई काम नहीं, इलाहाबाद लखनऊ जैसे शहरों में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ कमी रहेगी उनके पास? जी सर, देखिए कई बार होता है आदमी अपना इंसान पूरा एफर्ट लगाता है। कई बार होता है सारी चीज़ें सही नहीं होती। कई बार बच्चे एग्ज़ाम हॉल में खराब करके आते हैं एग्ज़ाम, तो कभी-कभी माइंड वगैरह का भी थोड़ा बहुत खेला हो जाता है इंसान के साथ। लेकिन ठीक है, बार-बार तो होगा नहीं, मेरे साथ भी हुआ।
लेकिन हमेशा तो नहीं होगा। इंसान जिसके लिए लगा है वो लेके जाएगा, मैं इतना ही कहूंगा। जो हार गया फिर वो भाग गया। अगर अब आप इसलिए प्रिपरेशन में आ रहे हो कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर मत आइए। बहुत कुछ हाँ, सिखा देता है, प्रिपरेशन जर्नी ही बहुत कुछ सिखा देती है। बस सर। सर इतना हम जानते हैं कि जो करके जाएगा कुछ ना कुछ लेके जाएगा। फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस पर अपना वक्त लगा रहे हो, तो आपको वक्त वक्त आने पर आपको सिखा देगा और दे देगा, बड़ी चीजें देगा। चलिए ठीक, कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। टॉप 5 सब्जेक्ट का नाम लेना चाहेंगे आरआरबी जेई के लिए, तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? जी सर, नेटवर्क मैं इसलिए बोलूंगा सर क्योंकि वो बेसिक्स है, वो जान है, वो स्टार्टिंग है। तो नेटवर्क तो हम बोलेंगे। लेकिन जो खुद की मेरी फीलिंग्स जिस पे आती थी, वो एक तो पावर सिस्टम, हम्म। इलेक्ट्रिकल की जान भी है, मशीन है, क्वालिटी है। तो सर बेसिक इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सर मेरी डिजिटल बहुत अच्छी थी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, आरआरबी जेई में क्वेश्चन नहीं आए, ना के बराबर आए। नॉन टेक्निकल में अगर हम सोर्स जानना चाहें कि यार नॉन टेक्निकल के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए, एकदम फ्रेशर बच्चा है, तो उसको क्या क्या कहेंगे कि ये चीज पढ़ लो, हो जाएगा, प्री निकल जाएगा? कि सर एक बार अगर उसको समझ नहीं है तो बेसिक कहीं से भी पढ़ ले, अगर किसी टीचर से वो पढ़ रहा हो तो। बाकी क्योंकि वन लीनियर का एग्जाम है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। आपको पीसीएस नहीं देना है, और आपको जो है बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, उसमें बहुत रिसर्चर नहीं बनना, आपको पीएचडी करनी ही नहीं है। आपको नॉन टेक में वक्त बचाना है। और जीएस के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आप गाइड हो, कोई भी बुक हो, जैसे लूसेंट को ही दिया जाता है आम, तो आप लेकिन उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, उसको आप चबा डालिए मेरे कहने से। आप चबाना सीखिए उसको। सबसे बड़ी बात, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने पॉलिटी कितनी बार पढ़ा, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। आप मॉडर्न इंडिया कितनी बार पढ़े, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। इतनी बार पढ़िए उसको। सबसे बड़ी बात यही है कि आप कितनी बार किस चीज को पढ़े हैं। क्योंकि एक दो बार तो पूरी दुनिया पढ़ी है, लोग पढ़ते ही हैं एग्जाम टाइम में सर, पूरी दुनिया पढ़ती है ना, पूरी दुनिया पढ़ती है। और हम्म। शायद पूरी ताकत से पढ़ती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, कारण वही है। घंटे तो सर मैटर नहीं करते, आपका डेडिकेशन। कभी भी अगर जो जो भी बच्चा 5 से 7 घंटे दे रहा हो रेगुलर, एग्जाम टाइम में तो 8-10 घंटे सब दे लेते हैं, 6-7 घंटे जो रेगुलर दे रहा है वो कुछ भी कर सकता है, अगर उसकी बेसिक्स अच्छी है। बेसिक्स नहीं अच्छी तो आप बेसिक पे जाकर के आप वक्त दीजिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ये एक्सपीरियंस के साथ आती हैं ये चीजें जो आप बता जी रहे सर। हैं। सर जो कमियां मेरे में थी वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, अब बताइए सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पॉलिटी मेरा जीएस, मैं पॉलिटी को बहुत डीप से पढ़ता था। और चाहे पीसीएल हो, पूरी जेई के एग्जाम में पॉलिटी 2 नंबर 4 नंबर का आता है, वो भी बड़े छोटे क्वेश्चन। और हम्म। उसके लिए मैं खूब इफर्ट कर रहा हूँ। तो जहां इफर्ट नहीं करना है, जब वहां इफर्ट करेंगे तो सिलेक्शन से दूर रहेंगे। जैसे मैं था वैसे और भी बच्चे रहेंगे। तो सेलेक्टिव पढ़ें, चीजें प्रीवियस ईयर बिल्कुल। देख लें कि क्या पूछ जी रहा सर। है, कैसे पूछ रहा है, जी किस सर। लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस प्रकार से मेहनत करें। जी ये सर। सर नहीं है मैं कि यार आरबी बताऊंगा, की तैयारी करनी है तो उठा लिए कोई बुक, उसको पूरा पीसीएस लेवल पढ़ रहे हैं। जी सर। सर बिल्कुल बिल्कुल। और सर लास्ट में मैं भी, जो सारे कहते हैं, सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, पहले मुझे भी भरोसा नहीं था। आप लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। और मैं इस बार अपने को रोक के रखा था। मैं कोर्स भी लिया था ऑनलाइन भी, क्योंकि मैं हम्म। सोचा कि यार पुरानी चीजें हैं, कुछ नया अपडेट हो जाए। और डेली मैं कुछ कुछ पढ़ता था, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि आप वीडियो से उतना वक्त नहीं दे पाएंगे। मेरे पास जो नोट्स थी उसी को मैंने कई बार रिवाइज किया। और उसके बाद जो यूथ की आती है दोनों वॉल्यूम इलेक्ट्रिकल की, आप लेकर के आप रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। टेस्ट देने से भी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होती है। क्वेश्चन आप ऐसे नहीं है कि आप पढ़े हो तो आप लगा ले जाओगे, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ोगे और चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो बच्चे देख रहे हैं, अगर विवेक सर ने कहा यूथ जो 2 वैल्यूम आती थी, अब वो अपडेट हो जी। चुकी है, वो 4 वैल्यूम में आने लगी है। आने लगी होगी सर, तो मेरे टाइम में वही थी। नहीं, अभी लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया है उसको, तो अब वो 4 जी वैल्यूम में आने लगी है। जी। जी ठीक है, आज के लिए बहुत अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें बताई है। जो बच्चे जे की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं,
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और सर जवाब दे देंगे, नहीं तो मैं जवाब दे दूंगा। बाकी और कुछ आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा हो वो बेस्ट लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि अच्छा लगेगा हमें भी और विवेक सर को भी अच्छा लगेगा कि उनकी बात तो वो लोगों ने समझा और वहां पे फीडबैक वो अपना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा और भी टॉपर्स आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू विवेक सर, आपको अपना बहुत कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों की हेल्प हो सर, बस इतनी बात। थैंक यू सर। थैंक यू सर।